यूपी पीसीएस या यूपी आरओ में करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, चाहे यूपीएससी हो। प्रीलिम्स में प्रत्यक्ष रूप से यूपी पीसीएस, यूपी आरओ में 30 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से। यदि हम स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखें तो उसका कहीं ना कहीं कुछ आधार करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, चाहे वह करंट अफेयर हमारे इन्वायरमेंट पोर्शन का हो या ज्योग्राफी में हो या पॉलिटी से कोई न्यूज़ में आर्टिकल्स रहा हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने किसी आर्टिकल से संबंधित अपना निर्णय दिया हो, तो उसका जो संदर्भ होता है, उसका जो आधार होता है, उस वर्ष क्वेश्चन पूछने का जो तर्क होता है, उसके पीछे करंट अफेयर छिपा होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से प्रीलिम्स में 50 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाते हैं और मेंस में तो 50% से भी अधिक पोर्शन करंट अफेयर का ही होता है, चाहे वो जीएस यूपीएससी का हो, चाहे वो जीएस यूपी पीसीएस मेंस का हो। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है उसमें हम कला और संस्कृति को देखेंगे और यह करंट अफेयर पूरे एक वर्ष का है, क्योंकि इसमें एक वर्ष की घटनाओं को समाहित किया गया है और इसका जो संदर्भ है क्रॉनिकल मैगजीन है। तो हमारी इस क्लास से हमें उम्मीद है कि करंट अफेयर की जो क्लास रहेगी उसमें से आपको 25 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे और यह करंट अफेयर फैक्चुअल नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों सम्मिलित किए गए हैं, क्योंकि ऑप्शन में आजकल पीसीएस आरओ में जो आरओ का एग्जाम हुआ था 2024 में फरवरी में, उसका पैटर्न आप सभी जानते हैं। तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि आप करंट अफेयर को पढ़ने के बावजूद भी उन क्वेश्चन को नहीं अटैम्प्ट कर पाए। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर बहुत ही साइंटिफिक वे से लिया गया है और आप जब इसको करेंगे तो उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर आपको अनुभव होगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा पोर्शन है कला और संस्कृति, और कला संस्कृति आप जानते हैं इतिहास से रिलेटेड होता है, तो इसमें पूछने का संदर्भ इतिहास के प्रश्नों में इसको मिला के पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। पोट्टी श्री रामल्लू की प्रतिमा के बारे में हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 16 मार्च 2025 को घोषणा की कि 58 फीट ऊंची एक प्रतिमा श्री रामल्लू जी की राजधानी अमरावती में स्थापित की जाएगी। क्यों की जाएगी, किस वजह से की जाएगी? क्योंकि आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर आंदोलन हुआ तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और पोट्टी श्री रामल्लू ने 58 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की। उसी के सम्मान में यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी और 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और 58 फीट ही ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में। इसी के साथ साथ अमरावती में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि श्री रामल्लू जी का जन्म मद्रास में हुआ था 16 मार्च 1901 में। 1 अक्टूबर 1953 को लगातार 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री रामल्लू जी थे, इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। उसके तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो संघ शासित प्रदेश होते हैं यूनियन टेरिटरी, उनकी स्थापना हुई थी। यानी कि कुल 20 हमारे क्षेत्रीय जो स्टेट है उनकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 14 उसमें क्या थे, स्टेट थे और 6 क्या थे, यूनियन टेरिटरी। तो ये आपसे पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ये इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि पॉलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं उनका संदर्भ कहीं ना कहीं करंट से होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर, ये क्या है? तेलंगाना राज्य का एक जिला है नारायणपेट, उसमें 4000 वर्ष पुराने एक मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर के कुछ अवशेष मिले, यानी कि वे जो मिले उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया भारत की ओर से।
और ये मेगालिथ क्या होते थे? ये मूडुमल मेगालिथ मेन हीर खड़े पत्थर होते हैं जिनके शीर्ष संकरे होते हैं और ये मानव निर्मित होते हैं। संकरा शीर्ष होता है, मानव निर्मित होते हैं। आंध्र तेलंगाना का इससे पहले एक स्थल 2021 में भी उसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उसमें शामिल किया गया था। दूसरा कौन सा स्थल है? पहला स्थल रामप्पा मंदिर है जो 2021 में शामिल किया गया था और इस बार जो किया गया है 2025 में वो मूडुमल मेगालिथिक मेन हीर है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। और ये क्या होते हैं? खड़े हुए पत्थर होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, इनके शीर्ष संकरे होते हैं। सीआईएसएफ जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम राजादित्य चोल के सम्मान में बदला गया। आप जानते हैं सीआईएसएफ क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होते हैं। जैसे दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है सीआईएसएफ की होती है और अधिकांश जो प्रतिष्ठान होते हैं उनकी जो सुरक्षा की सिक्योरिटी करते हैं यानी कि सिक्योरिटी करती है वो सीआईएसएफ ही करते हैं। तो सीआईएसएफ का एक प्रशिक्षण केंद्र है अर्राकोनम में। तो वहाँ पर स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम, अब पहले जो नाम था इसका प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र था, अब इसका नाम बदलकर राजादित्य चोल किया गया है। आप जानते हैं सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। तो ये क्या है? ये चोल के एक राजा थे। चोल और राष्ट्रकूटों की जब युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ तो इनकी बहादुरी से काफ़ी बहादुरी से लड़े थे। तो उसी के सम्मान में ये जो सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है उनका क्या रखा गया? उसका नाम राजादित्य चोल। 8वीं शताब्दी में आपको पता है तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर 8वीं शताब्दी में तमिल कवियों के कुछ संगम हुए थे, तो उनके बारे में भी देखेंगे। काशी तमिल संगम 3.0 ये क्या है? तमिलनाडु के राज्यपाल थिरु आर एन रवि ने 13 फरवरी 2025 को DMGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई से एक दल को हरी झंडी दिखाई। कहाँ के लिए? वाराणसी के लिए। और इसी ये किसके तहत दिखाई गई? तमिल संगमम 3.0 पहल के तहत इस दल को हरी झंडी दिखाई गई। ये तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश के वाराणसी यह दल आया। क्यों आया, किस वजह से आया, क्या कारण है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम तमिल संगमों के बारे में जानते हैं। तमिल संगम क्या होता है? तमिल संगम 8वीं शताब्दी में जो तमिल के कवि थे उनका एक सम्मेलन हुआ, उसे ही तमिल संगम कहा गया। और ये 3 संगम हुए तमिल कवियों के। और आपको मालूम है ये परीक्षा में प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि कितने संगम हुए तमिल कवियों के और वे कहाँ कहाँ पर हुए, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 संगम हुए। पहला संगम हुआ मदुरई में जिसकी अध्यक्षता की अगस्त ऋषि ने। दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम में, इसकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और तीसरा सम्मेलन मदुरै में हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्की ने। यानी कि 2 मदुरै में हुए, एक कपाटपुरम में। 2 की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की और एक की अध्यक्षता नक्की ने की। तो ये जो काशी तमिल संगमम है इसके बारे में देखते हैं कि हाल ही में ये इसकी चर्चा का विषय क्या रहा। जो ये तमिल संगमम 3.0 है इसकी जो थीम है महर्षि अगस्त्य और महाकुंभ रखी गई है। इसी की पृष्ठभूमि में अयोध्या धाम का भी एक चित्रण किया गया है। यानी कि मेन थीम तो यही है महर्षि अगस्त्य और महाकुंभ, लेकिन अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम है उसका भी इस थीम में जिक्र किया गया है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगस्त ऋषि से भी, तमिल संगम से भी। ठीक है, इसका आयोजन यानी कि काशी तमिल संगमों का आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में हुआ। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के। और यह जो पहल है काशी तमिल संगमम, ये भारत की एक जो पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया गया है संगमम। आगे देखते कि क्या है इसमें। इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनमें एकीकरण करना मेन
जुलाब को बढ़ाना और उनके आपसी संबंध और मजबूत करना है। इसकी विशेषता और क्या है, जो ये तीसरा संगमम है, इसमें तीर्थ यात्रा की जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ में और अयोध्या राम मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। युवाओं की सहभागिता होगी। इसमें 200 तमिल छात्र शामिल किए गए हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस की परीक्षा है यूपीआरओ की, तो यूपी से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। और थीम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो थीम थी, एक महर्षि अगस्त्य की थी, और ये क्या थे, ये चिकित्सा से संबंधित भी थे, साहित्य से संबंधित भी था इनका, और संस्कृति से भी। जो ये काशी तमिल तमिल संगमम है, इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था वाराणसी में। ये 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 को। काशी तमिल संगम 2.0 2023 में आयोजित किया गया था, और जो इसमें मुख्यतः फोकस किया था बौद्धिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। और यह कब आयोजित किया गया था, ये दिसंबर 2023 में, और कहाँ पर, वाराणसी में। लेकिन इस बार का ये आयोजित किया गया कब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फरवरी में आयोजित किया गया 2025 में। तो इसी के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च की गई थी, जिसमें रियल टाइम आप उस तमिल की जो भाषा है उसका अनुवाद सुन सकते हैं, उसके जो ग्रंथ है या संस्कृत के जो ग्रंथ है उनको सुन सकते हैं। अब हम महाकुंभ के बारे में देखते हैं कि महाकुंभ से एक ऐसे तो आना निश्चित है मेंस में, साथ ही मेंस में 5वें 6ठे पेपर में भी 2-3 प्रश्न आने जरूरी है। एक आपदा प्रबंधन से भी संबंधित, एक भीड़ किससे संबंधित, पर्यटन से संबंधित, एक इसके पीछे का जो लॉजिक है, कल्चरल लॉजिक, उससे संबंधित। तो प्रीलिम्स में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। यह जो महाकुंभ 2025 है, ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित किया गया, और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक शांतिपूर्ण आयोजन है और सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आप जानते हैं कि ये जो मेले होते हैं, महाकुंभ मेले, ये एक क्रम चलता है, प्रत्येक 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। तो हरिद्वार में सबसे पहले आयोजित किया जाएगा गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। साथ ही इस महाकुंभ में कुछ विश्व रिकॉर्ड कायम किए गए। क्या, 45 दिनों का आयोजन था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि महाकुंभ कितने दिन तक आयोजित किया है, तो कितने दिन तक, 45 दिन तक। एक तो इसमें सबसे बड़ा सफाई अभियान चलाया गया, नगर का भी और नदी का भी, क्योंकि जो गंगा यमुना सरस्वती का जो घाट था उनकी सफाई की गई। यह विश्व का सबसे बड़ा सफाई अभियान था, विश्व रिकॉर्ड, मतलब विश्व स्तर पर इसने रिकॉर्ड बनाया। एक इसने 8 घंटे में एक जो पेंटिंग की गई शहर को सजाने के लिए, वो रिकॉर्ड स्तर पर उसने कायम किए। तो इसमें बहुत सारे अन्य रिकॉर्ड भी बने। क्या, सबसे बड़ा यातायात और भीड़ प्रबंधन की योजना का रिकॉर्ड इसने किया। पेंट माई सिटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ पर। और स्वच्छता और कचरा प्रबंधन तो आपको बता ही दिया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, यह 16 से 18 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। महा महाकुंभ में और क्या है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट जो बनाया था 2500 करोड़ रुपए का बनाया था, और अक्टूबर 2024 में इसका लोगो जारी किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। इस लोगो में क्या था, एक अमृत का कलश था, एक मंदिर था, भगवान हनुमान की छवि थी, एक साधु था, कलश था, अक्षय अक्षय वृक्ष था। आप जानते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची है 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। तो यह प्रश्न भी पीसीएस में पूछा जा सकता है कि कुंभ का मेले को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। मियावाकी वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी एक कुंभ के दौरान बहुत ही ये छाए रहे। ये एक बहुत ही कम समय में जैविक तरीके से इन वनों को उगाया जाता है, और यह तकनीकी कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। कुंभ के साथ ही एक नेत्र कुंभ का भी आयोजन किया गया, और यह विशाल क्षेत्र नेत्र चिकित्सा पहल थी। इसमें लगभग 5 लाख लोगों का नेत्र की जांच की गई, और 3 लाख लोगों को मुफ्त
क्या दिए गए, चश्मे वितरित किए गए जिनकी आंखों में रोशनी से संबंधित समस्या थी। तो ये आंकड़े भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आंकड़े जरूर पूछता है, तो ये आंकड़े याद रखने। 5 लाख लोगों की जांच की गई थी, 3 लाख लोगों को मुफ्त क्या दिए गए, चश्मे दिए गए। कुंभ वाणी और मंगल ध्वनि ये एक रेडियो एफएम स्टेशन है। जो व्यक्ति कुंभ में सीधे अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकता, तो वह उसका आनंद एफएम रेडियो पर भी सुन सकता है। 10 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी जी ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी, जिसका जो आवृत्ति है 103.5 हर्ट्ज है, और कुंभ मंगल ध्वनि का उद्घाटन किया। तो ये बताया है कि जो व्यक्ति कुंभ मेले में नहीं जा सकते, तो वह अपने रेडियो से भी उसका आनंद ले सकते हैं। एक भाषणी नामक एक क्या जारी किया गया, एक रियल टाइम चैटबॉट या डिजिटल इंडिया के तहत इसको जारी किया गया। यह 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकता था। आप इससे कुछ भी पूछेंगे तो यह बता सकता था। यह क्या था, एक तरह का चैटबॉट था और भाषणी इसका नाम था। और एक कुंभ सहायक भी जारी किया गया था, यानी कि कुंभ के लिए, ताकि लोगों को वह सहायता कर सके। कुंभ में विभिन्न तरह के जो आयोजन होते हैं, किस जगह कहाँ पर है, क्या खोया पाया, कोई संबंधित सारी जानकारी इससे मिल सकती थी। तो यही सब कुछ था कुंभ में, और ज़्यादा कोई इसमें है नहीं है। अनुभूति मंडप था जिसमें गंगा अवतरण का 380 डिग्री का विस्तारित किया गया था। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। कुंभ के जो मेले होते हैं इसके प्रकार इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला हर 4 साल के बाद आता है और 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है, जो स्थल नदी के किनारे हैं। आपको बता ही दिया कौन कौन से। अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद आता है और यह प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 सालों में आता है और महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद आता है। और यह जो इस वर्ष का मेला था वह महाकुंभ मेला था, जो प्रयागराज में था। तो नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति उत्सव 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया और यह आयोजन 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक किया गया। इसकी जो थीम थी, एक तो आपसे डेट पूछी जाएगी, क्योंकि आपने यदि पीसीएस का परीक्षा देखी होगी और यूपी आरओ की परीक्षा देखी होगी, आरओ की परीक्षा में तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन क्रम वाइज ही थे, वे डेट वाइज ही थे। कौन सा सम्मेलन पहले आयोजित किया गया, वर्ष के किस महीने में आयोजित किया गया, कौन से अध्यक्ष कब आए, तो वे डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यानी कि कोई अगर अभ्यास जो सेना का है तो वो उसका भी क्रम पूछ रखा था, मंथ के अनुसार, डेट के अनुसार। कौन दिवस, जो दिवस है उनका भी क्रम पूछ रखा था। और ये जो है विभिन्न उत्सव, आयोजन, सम्मेलन, प्रदर्शनी, उनको डेट वाइज हमें सजाना था। यानी कि 4 सम्मेलन दे दिए, उनको डेट वाइज सजाना था और ऐसे क्वेश्चन लगभग 10 के लगभग क्वेश्चन थे। तो यह इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। संस्कृति उत्सव 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया गया। इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इसमें प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, फोकस इसमें नवोदित जो कलाकार है उनको प्रोत्साहित करना और उनकी पारंपरिक जो कला है उनका क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। सेव, अच्छा ये कुछ नहीं है, ये अगला है। इसको, ये कुछ नहीं है क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये इसका हिस्सा है नहीं। गणतंत्र दिवस 2025 के बारे में देखते हैं क्या है मुख्य बातें। गणतंत्र दिवस 2025 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। इसका यानी कि आप जानते हैं 26 जनवरी के दिन होता है। मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रोबोवो सुबियांतो। आप जानते हैं इंडोनेशिया कहाँ पर है, इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में अवस्थित है और भारत के लगभग ज़्यादा मतलब दूरी पे नहीं है। उसके कुछ द्वीप सुमात्रा वगैरह इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफ़ी नज़दीक है। तो इसमें विशेष, यानी कि जो विशेष अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वो तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या है, प्रोबोवो सुबियांतो। विशेष सांस्कृतिक की प्रस्तुति जो दी गई उसमें जयति जयमम भारत एक विशेष प्रस्तुति दी गई। गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम थी
स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यह इसकी थीम थी। थीम पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, अतिथि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि हर वर्ष जो आयोजन होता है, यानी कि जब हमारी 26 जनवरी होती है तो उसमें कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं राज्यों को, किसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। तो उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ थी और उत्तर प्रदेश की जिस झांकी को प्रथम स्थान मिला वह महाकुंभ 2025 को मिला और जिसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और यही थीम किसकी थी? गणतंत्र दिवस 2025 की भी थीम यही थी। द्वितीय स्थान त्रिपुरा का मिला और त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह पूजा कहलाती खारची पूजा, इसको द्वितीय स्थान मिला। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को मिला। आंध्र प्रदेश के किस उसको मिला? एट्टी कोपक्का बोमालू, यह पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने को है, यह है आंध्र प्रदेश में। तो आपसे तीनों पूछे जा सकते हैं। खारची पूजा कहाँ पर हो आयोजित की जाती है और यह जो ये खेल लकड़ी के खिलौने हैं ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किस कौन सी सेना की रही? यह जम्मू कश्मीर राइफल को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में इसको सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय की झांकी किसकी थी? जनजातीय कार्य मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ कार्य मंत्रालय के रूप में था और इसमें भी जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में इसको दर्शाया गया था, इस झांकी को। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे, आपको लगेगा कि ये प्रश्न इतिहास का है, मगर वो होगा उसका जो बेस होगा कहीं ना कहीं करंट से संबंधित होगा। जैसे 5 और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और यह दर्जा कब दिया गया? यह दर्जा दिया गया 3 अक्टूबर 2024 को। वह भाषा कौन कौन सी है? एक मराठी है, पाली है, प्राकृत असम है और बंगाली है। इनसे इस भाषा का दर्जा मिलने पर इन भाषाओं को क्या लाभ होगा? एक तो लाभ होगा इनका संरक्षण हो सकेगा, संवर्धन हो सकेगा, R&D हो सकेगी, इसमें बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकेगी और इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान मिलेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसके जो वे इन भाषाओं में लिखे जो ग्रंथ हैं उनको संरक्षित करना, बढ़ावा देना, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उनको पहुंचाना अगली पीढ़ी तक, तो यही इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और ये जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया भारत की एक पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत ही इसको दिया गया। तो इसके लिए 2004 में कुछ मानदंड निर्धारित किए गए थे कि किस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। उसके लिए वह भाषा एक तो प्राचीन होनी चाहिए, यानी कि उसका इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। उसकी अपनी एक साहित्यिक धरोहर होनी चाहिए जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। उसमें लिखे गए कुछ ग्रंथ होने चाहिए जैसे ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, और उसकी एक स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए। ये 4 मानक अगर कोई भाषा पूरे करती है तो उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और ऑप्शन में आपको ये चारों मानक आपको दिखाई देंगे, तो आपको ध्यान रखना, एक तो प्राचीनता, साहित्यिक धरोहर, ज्ञान ग्रंथ और स्वतंत्र पहचान। तो इससे पहले कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो पहली जो भारतीय भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वह थी तमिल भाषा और उसको 12 अक्टूबर 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और यह दर्जा गृह मंत्रालय ने लिया था उस समय। फिर संस्कृत को 2005 में गृह मंत्रालय ने, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में संस्कृति मंत्रालय ने, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में संस्कृति मंत्रालय ने दिया। और 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और यह जो दर्जा दिया गया केंद्रीय कैबिनेट में दिया गया। और ये भाषा कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो अब कुल भाषा कितनी हो गई? 11 भाषाएं हो गई जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार हर 100% आएगा। राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा यह प्रदान किया गया है और यह
इसलिए दिया गया है क्योंकि जो राम का मंदिर है भगवान श्री राम जी का, उसमें उच्चतम सुरक्षा मानकों को अपनाया गया है, इसलिए इसको इस मंदिर को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। तो किसने दिया है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। ये ध्यान रखना आपको, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। हाँ, ये कुछ नहीं। 22वां दिव्य कला मेला, इसको देखते हैं। 22वां जो दिव्य कला मेला है, इसका आयोजन 12 दिसंबर 2014 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक विभाग है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह मेला आयोजित किया गया और यह दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया गया। और इसमें क्या मुख्य क्या था इसका उद्देश्य? दिव्यांग जनों की जो क्षमता है, उनका क्षमता निर्माण करना, उनका आत्मनिर्भर बनाना, उनके समाज में उनका क्या योगदान है, उससे समाज को रूबरू कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। और किसने? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने इसको आयोजित किया गया था। अब तहाईश्वर मंदिर, अब तहाईश्वर मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ पर है? यह तंजावुर जिले में, तमिलनाडु में। हाँ, कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है। और यह जो मंदिर है भगवान दक्षिणेश्वर की मूर्ति यानी कि शिव को समर्पित है और विक्रम चोल तथा कुलुंतोंग चोल द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है किसने, यानी कि चोल कालीन ये मंदिर है और चोल राजा विक्रम चोल और कुलोत्तुंग चोल ने इसको निर्मित किया था। ये जो यूनेस्को की एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार है, इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा सन 2000 में की गई थी। आप जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस में और भी बहुत सारे मुख्यालय हैं, जैसे इंटरपोल का मुख्यालय है, उसको भी देखेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र के संरचनाओं भावनाओं के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार में व्यक्तिगत और जो संस्थागत प्रयास करते हैं उनको यह मान्यता देता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन 11 से 12 दिसंबर 2025 में पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन जो जलमार्ग मंत्रालय उसके द्वारा किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वह भारत की समुद्री विरासत, व्यापार, योगदान और भविष्य के नवाचारों पर चर्चा करना था। और यह गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी, वैश्विक समुद्री विरासत में भारत की स्थिति को समझने की दिशा में, यह इसकी थीम थी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे इस बार प्रश्न आना तय है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हड़प्पा से संबंधित जो स्थल है उनको संरक्षण की बात की गई थी। तो इस समय यहाँ पर प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गई। जैसे अब कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आपको मालूम है। वैश्विक भागीदारी और सांस्कृतिक एकीकरण की भी बात की गई। तो यह जो इसके बारे में देखते हैं कि यह कहाँ पर है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल गुजरात में है। गुजरात के लोथल में स्थित यह परिसर भारत की समुद्री जो विरासत है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि भारत का जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है वो लोथल है और वह हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और उसी लोथल स्थान पर ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा और वहीं पर ही ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इससे संबंधित और मुख्य जो बातें थी वो क्या क्या है उसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ये लोथल और भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर जो कुछ साक्ष्य मिले, एक तो यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले, यहाँ पर बंदरगाह के साक्षी थे, हाथी दांत का जो पैमाना था वो मिला, आटा जो पीसने की चक्की होती उसके साक्ष्य मिले। और ये जो लोथल स्थल है इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते।
उसकी वजह यह है पकड़ने की, हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है और उसको जोड़ नहीं पाते करंट को अपने स्टैटिक जीएस पार्ट से। तो उसी के बारे में ये प्रश्न था। और हाँ, तो यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले थे? एक तो चावल की खेती के साक्ष्य मिले थे, एक बंदरगाह के हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर मिला था, आटा पीसने की एक चक्की यहाँ पर मिली थी। ये सारे के सारे स्थल लोथल से ही प्राप्त हुए, यानी कि इन चीज़ों के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए। और यहाँ पर शतरंज के खेल के भी हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, कहाँ से? लोथल से। तो इतने साक्ष्य हमें केवल गुजरात के लोथल से मिले थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। यह गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया और हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में। अयोध्या दीपोत्सव 2024, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कुछ विश्व रिकॉर्ड बने और यह आयोजन 30 अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर 2 विश्व रिकॉर्ड बने। एक तो सबसे बड़े दीपों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, यानी कि 25 लाख से अधिक दीपों को जलाया गया था, यानी कि प्रज्वलित किया गया था। और एक साथ सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ इन दीपों को घुमाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया। आप देखते होंगे कि कभी कभी जहाँ पर मंदिर होते हैं तो दीपों को एक थाली में रख के किसी मूर्ति के समक्ष जो घुमाते हैं, पूजा जब करते हैं, तो उसको घुमाने का रिकॉर्ड भी इस वर्ष यहाँ पर हुआ। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। इसके बारे में देखते हैं। गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्साई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है और यह नामांकन जो सूची है उसमें 7 नए इस तरह के संग्रहालयों को स्थान दिया गया है, जिसमें से एक भारत का भुज में अवस्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है और यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है भूकंप से संबंधित। आप जानते हैं कि भूकंप जब आता है तो उससे यह भूकंप का मूल होता है, इसके ठीक ऊपर इसका अधिकेंद्र होता है जहाँ भूकंप की सबसे पहले हमें अनुभूति होती है पृष्ठ पर। तो यहाँ से भूकंप से 3 तरह की तरंगें निकलती है, पी, एस और एल। पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहते हैं और इसकी जो नेचर होती है ध्वनि तरंगों के समान होती है और यह तीनों माध्यमों में गमन कर सकते हैं, यानी कि गैस में, ठोस में और द्रव में। एस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती है और इसकी जो नेचर होती है वह प्रकाश तरंगों की भांति है, लेकिन यह केवल ठोसों में ही गमन कर सकती है, द्रव में यह गमन नहीं करती। और एल जो तरंग है यह सबसे खतरनाक तरंग होती है, इसकी गति सबसे कम होती है लेकिन इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है एल तरंग ही पहुंचाती है। और इस जहाँ पी और एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गमन करती है, जबकि एल तरंग पृथ्वी के धरातल से होकर गमन करती है। और आपको मालूम है धरातल पर ही हमारी सारी क्या अवसंरचना निर्मित होती है, चाहे वे हमारे मकान हो, हमारे सड़कें हों, रेलवे हो, कुछ भी हो, हमारी सरफेस पे तो निर्मित होगी। और एल तरंग धरातल से ही होकर गुजरती है, इसलिए एल तरंग ही सबसे ज़्यादा क्या करती है? नुकसान करती है। तो भूकंप मूल इसके ठीक 90 डिग्री पर अधिकेंद्र होता है, पी और एस एल तरंगें निकलती हैं। और भूकंप को जिस रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं उनको कहा जाता है, 2 पैमाने होते हैं, एक रिएक्टर स्केल होता है जिसकी गणना 1 से 10 अंकों के मध्य की जाती है और एक मर्केली स्केल होता है जिसकी गणना 1 से 12 अंकों के मध्य की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो ये जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय था इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 अगस्त 2022 को किया गया था। यहीं पर इसी संग्रहालय में भारत के क्या पूरे विश्व के सबसे बड़ा मियावाकी वन है और जहाँ पर लगभग 4,50,000 से अधिक पेड़ लगे हुए हैं
और आपको पता है यह तकनीकी कहाँ से है, मियावाकी जो वन की तकनीकी जापान की है, जापान ने इसको इजाद किया और उसमें जैविक तरीके से बहुत ही कम समय में वृक्षों को क्या किया जाता है, उगाया जा सकता है। और इसी तरह के वन कहाँ पर आयोजित किए, मतलब उगाए गए थे, कुंभ मेले के दौरान भी उगाए गए थे ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके और हरियाली भी दिखाई दी जा सके। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन यह 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के राजगढ़ जिले में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। आप जानते हैं कि 427 ईसा पूर्व गुप्त सम्राट जो कुमार गुप्त है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का। और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पर हेनसांग ने भी अपने 6 वर्ष ग्रहण किए। हेनसांग चीनी यात्री था जो भारत में 16 वर्ष तक रहा, जिनमें से वह 6 वर्ष केवल नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उसने अध्ययन किया और यहाँ के उसने कल्चर के बारे में समझा। इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो खोज थी, इसके अवशेषों की जो खोज थी 1812 में फ्रांसिस बुकानन ने की थी। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे इन अवशेषों को नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया। खोज तो इसने की थी, फ्रांसिस ने, लेकिन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान किसने की थी, कनिंघम ने। नालंदा जो विश्वविद्यालय विधेयक है वह 2010 में पारित किया गया था और 12 अगस्त 2010 में इसको राज्यसभा में पेश किया गया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 25 नवंबर 2010 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ, बिहार के राजगीर जिले में। इसके जो वास्तुकार है नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में बी दोषी है, इन्होंने इसका डिजाइन बनाया है और ये महत्वपूर्ण वास्तुकार है। और इस भवन में नेट जीरो का यानी कि पर्यावरण मानकों का ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव एवं कला उत्सव 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, 12 से 15 नवंबर 2024 में 5वां यह आयोजन किया गया था और यह आयोजन उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में किया गया। इसकी जो थीम थी, भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों का को श्रद्धांजलि, यह इसकी थीम थी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये इस तरह का आयोजन कहाँ पर किया गया, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी, यह 8वीं संगोष्ठी थी और 8 से 10 नवंबर 2024 को इसको नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। इसका जब इसका आयोजन किया गया तो उसमें अंतर यात्रा शीर्षक नाम से एक प्रस्तुति की गई उद्घाटन के समय, जो प्रस्तुति किसने की, डॉक्टर डीला होता और उनके समूह द्वारा यह प्रस्तुति की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे फैक्चुअल होते हैं। तो हाँ, ये पूछ सकता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में। और उसमें लिखित, मौखिक और दृश्य जो कला है उनका संरक्षण किया जाता है और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। शिल्प समागम मेला 2024, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जो मंत्री है सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय उसके मंत्री हैं, नवंबर 2024 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, जो कारीगर है उनके जो हस्तशिल्प है, उनके जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, उनका सशक्तिकरण करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनका आगे विकास करना। टूलिप पहल क्या है, इसी समय एक टूलिप पहल का भी क्या किया गया, तो मतलब शुभारंभ किया गया। इसी समय पारंपरिक कारीगर और उत्थान आजीविका कार्यक्रम है यह टूलिप, और इसको भी ये जो अधिकारिता मंत्रालय इन्होंने इसको मतलब इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,
सफाई कर्मचारी और दिव्यांग जनों के कारीगरों को समर्थन प्रदान करता है। यह टूलिप पहल, यह एक कल्याणकारी और वित्तीय योजना है। इसमें विश्वास योजना, जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नमस्ते योजना, इसके तहत सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और उनके कल्याण पर केंद्रित है। तो ये इम्पोर्टेंट था। रंग परिधान कार्यक्रम भी इस समय आयोजित किया गया जब यह पहल आयोजित की गई थी। कौन सी? शिल्प समागम मेला। यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची है, उसके हाल ही में कुछ नए स्थलों को शामिल किया गया है। भारत की समृद्ध वास्तुकला और पारंपरिक कला को मान्यता देने के लिए मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से वे स्थल हैं? एक ग्वालियर का किला है, जिसका निर्माण सूरज सेन ने कराया था। धामनार की गुफाएं है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। आपसे ग्वालियर का तो किला पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लेकिन धामनार की गुफा मैच करने में 4 गुफाएं दे देगा, एक बाघ गुफा, एक एलिफेंट गुफा और एक कनरी की गुफा और एक, तो इनके राज्य पूछ लेगा। तो धामनार की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसको यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, धामनार गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 2 स्थल ये थे, 6 स्थल टोटल, 6 स्थल शामिल किए गए, तो 4 यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? भोजेश्वर महादेव मंदिर। तो भोजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये भोजपुर मध्य प्रदेश में है। भगवान शिव का यह मंदिर है और यह वास्तुकला के कारण इसको पूर्व का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भोजेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। चंबल घाटी की जो शैल चित्रकला है उसको भी शामिल किया गया है। खूनी भंडारा, यह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो जिला है वहाँ पर अवस्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा निर्मित यह एक अनूठी जल आपूर्ति प्रणाली थी, जो 1615 में इसको निर्मित किया गया था, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। गोंड स्मारक, ये मध्य प्रदेश का जो मंडला क्षेत्र है, नर्मदा नदी के किनारे पर है और यहीं पर मोती महल है। गोंड राजा हरदय शाह द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये 6 स्थल है, इनके बारे में भी हमारे जो प्राचीन इतिहास है उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें लगेगा कि प्रश्न पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन उसका संदर्भ कहाँ से? करंट अफेयर से। आप जानते हैं यूनेस्को की जो विश्व धरोहर, यूनेस्को जो साइट वो है, उसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और फ्रांस के पेरिस में ही बहुत सारे मुख्यालय हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। पेरिस में ही इंटरपोल की का भी मुख्यालय है और इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय भी पेरिस में है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो ये कुछ मुख्यालय हैं जो पेरिस में, एक यूनेस्को का, इंटरपोल का और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। भारत में विश्व धरोहर स्थल के बारे में देखते हैं। भारत में विश्व वर्तमान में 42 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, 42 यानी कि इनमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित श्रेणी में है, यानी कि वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है। और एकमात्र स्थल कौन सा है? वो मिश्रित श्रेणी में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में। भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में विश्व में 6ठा स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर कौन आता है? इटली आता है, क्योंकि भारत में कितने हैं? 42 और इटली में 59 वाला पहले स्थान पर है। हाल ही में शामिल किए गए जो स्थल है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और यह रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है और यह भारत का 41वां स्थल था जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। होयसालों के पवित्र जो समूह है वह 2023 में उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और ये 42वां स्थल था भारत का। भारत के 57 स्थल अब यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के जैसे ही 6 शामिल किए गए,
तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई भैया 57। तो ये 57 भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सूची, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। मई 2014 में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सूची में शामिल किया गया। एक तो रामचरितमानस, पंचतंत्र की कथाएं, सहृदय लोकन को शामिल किया गया है। और यह जो शामिल किए गए तीनों, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं बैठक में इनको शामिल किया गया। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा रचित था और यह जो है महाकाव्यात्मक है और अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है। आपसे भाषा में पूछ सकता है कि इसकी भाषा संस्कृत थी, अवधी थी, कैसी। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं 200 ईसा पूर्व इनकी रचना आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी और यह नैतिक शिक्षा हमें प्रदान करती है और संस्कृत भाषा में लिखी है। सहृदय लोकन ये क्या है, संस्कृत में लिखित धन्या लोक पर एक प्रसिद्ध टीका है और आचार्य आनंद वर्धन द्वारा इनका क्या किया गया था, इनकी रचना की गई थी। तो ये 3 शामिल किए गए थे हाल ही में, रामचरितमानस, पंचतंत्र की कथाएं, सहृदय लोकन। मोईदास मोई दामस विश्व धरोहर स्थल, इसको भी यूनेस्को द्वारा हाल ही में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया उसको देखते हैं। जुलाई 2024 में, ये गलत है, में अहोम वंश के मोईदाम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, 25 के लिए रखा गया है। तो देखते क्या है। यह घोषणा 44वें विश्व धरोहर समिति के सत्र में जो दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें ली गई है। यह उत्तर पूर्व का पहला स्थल होगा अगर यह इसमें शामिल किया जाता है तो विश्व धरोहर का दर्जा मिला, यानी कि इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो यह उत्तर पूर्व राज्यों का पहला स्थल है जो यूनेस्को की इस तरह की सूची में है। नवीनतम सूची में कौन कौन से, भारत के 43 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। पहले तो 42 थे, क्योंकि इसको भी शामिल कर लिया गया तो कितने हो गए 43। और अस्थायी सूची में कितने हैं, अस्थायी सूची में है 57, क्योंकि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के 6 शामिल होने के बाद अब वे 57 हो गए हैं, यानी कि अस्थायी सूची में 57 है और इसमें कितने हैं, अस्थायी में 43 है और अस्थायी में 57 है। असम के 3 स्थल अब विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए। एक तो चाई देव मोई दाम सांस्कृतिक श्रेणी में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक श्रेणी में, मानस राष्ट्रीय उद्यान कैसा है, प्राकृतिक श्रेणी में। और आपको पता है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय वो है एक स्थल जो सांस्कृतिक भी है और कैसा भी है, प्राकृतिक। अभी बताया था ना आपको। विश्व धरोहर टैग का महत्व क्या होता है। एक तो इससे वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है, उनको संरक्षण होता है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इससे यही काफ़ी लाभ मिलते हैं। यूनेस्को की तरफ से भी फंड मिलता है उनके संरक्षण के लिए, भारत की तरफ से तो मिलता है। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर घोषित किया गया। केरल राज्य का जो कोझिकोड है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में के तहत भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। यह सम्मान उसको साहित्यिक विरासत, लेखक और कवि साहित्यिक उत्सव की जीवंत जो परंपरा है उसको मान्यता प्रदान करता है, जो यह उसको सम्मान मिला है किसको, कोझिकोड को। इस शहर में बहुत फेमस कुछ साहित्यकार हुए, जैसे एम.टी. वासुदेवन नायर हुए हैं, एस.के. पोट्टेकाट शामिल है। ये दोनों ही ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उससे इनको नवाजा गया है। अब इम्पोर्टेंट एक स्थल और बच गया, उसको देखते हैं, श्रीनगर। श्रीनगर के बारे में देखते हैं क्या है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में श्रीनगर को घोषित किया गया है और यह घोषित होने वाला भारत का यह चौथा शहर बन गया। इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर भी इस तरह शामिल किए गए थे। श्रीनगर की जो शिल्प कला है, परंपरा है, उसके तहत इसको यह सम्मान दिया गया है। ये पेपर मासे
अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, सोजनी कढ़ाई, पश्मीना शाल आदि की जो कला संस्कृति है, उसके तहत यह इससे को कल्चर और क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिली है। और ये जो पहल शुरू की गई थी 2000 श्रीनगर को 2021 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्राफ्ट और लोक कला के रूप में भी शामिल किया गया था। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की दो केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानी होती है, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर होती होती है और शीतकालीन राजधानी जम्मू होती है। लद्दाख की भी ठीक इसी तरह से दो राजधानी है। उत्तराखंड की भी दो राजधानी, एक गैरसन एक देहरादून। धर्मशाला और शिमला हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानी। ये तो चारों स्टेट जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के राज्य है। भारत का एक राज्य और है जिसकी दो राजधानी है, वह है महाराष्ट्र, यानी कि एक राजधानी उसकी मुंबई है और दूसरी आपको बताने कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है और श्रीनगर में आंचार झील है। यहाँ पर एक वूलर झील है, डल झील है। और आपको पता है वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील के समीप ही एक टुलिप उद्यान है जो एशिया का सबसे बड़ा टुलिप उद्यान है। तो ये यहाँ पर श्रीनगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। और आज की जो एक क्लास है कला और संस्कृति की, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम आपको 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनका कहीं ना कहीं आधार क्या होता है, ट्रेडिशनल जीएस होती है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करनी है, आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।